सारण गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल नर्वस सिस्टम के बारे में, जो हम लोग के बॉडी के अंदर एनिमल्स के बारे में, क्योंकि प्लांट्स के बारे में खत्म हो गया था बच्चों। ठीक है, तो क्या है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोग के अंदर बच्चों किस तरीके से ये नियंत्रण और समन्वय होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। ओके, चलिए, तो क्या है बच्चों तो दो बातों पे आप लोगों को ध्यान देना है। कौन कौन सी बात? पहली बात कि हम लोगों के बॉडी के अंदर या बच्चों अदर जो एनिमल्स के बारे में, जो हायर एनिमल्स है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो उसके अंदर बच्चों दो तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो तरह का सिस्टम वर्क करता है। एक होता है बच्चों नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है बच्चों इंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा क्या होता है? इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको अंतःस्रावी तंत्र के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्यूटिटरी ग्लैंड्स क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, थायराइड, पैराथायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया, इसके बाद बच्चों पेनक्रियास हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया। ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बच्चों नर्वस सिस्टम से। ओके, चलिए, क्या है नर्वस सिस्टम? तो देखिए, नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ये मैं बताऊंगा यहाँ पे कितने तरह का होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसके बारे में। देखो बच्चों, नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर होता है ना, उसमें मेनली, ठीक है, हमारे बॉडी का जो न्यूरॉन होता है बच्चों, जिसको हम लोग नर्व सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और वो जो न्यूरॉन होता है बच्चों, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, सपोज करो बच्चों कि यहाँ पे हम लोग कहीं पे गर्दन के पास मच्छर काटा, हमारे ब्रेन को पता चला कि हाँ इस तरफ मच्छर काट रहा है, तो क्या कैसे पता चला? ये एक्चुअल में न्यूरॉन मैसेज लेकर गया। ठीक है, पैर में बच्चों मान लीजिए सपोज करो कि यहाँ पे मच्छर काटा, मेरे बाएं हाथ में यहाँ पे मच्छर काटा, तो यहाँ पे मच्छर काटा, मैं आप लोगों की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, सपोज करो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मच्छर काटेगा, मैं देखूंगा भी नहीं, और मैं राइट हैंड से मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूरॉन है जो मैसेज यहाँ से लेकर गया हमारे ब्रेन तक, और यही न्यूरॉन है बच्चों जो हमारे ब्रेन से मैसेज मेरे राइट हैंड को दिया गया, हम यहाँ पे उसको मारो, तो फिर मैंने उसको मारा। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम जो बच्चों होता है ना, वो दो तरीका से, वैसे तीन तरीका से बहुत सारा किताबों में रहता है। एक तो बच्चों सेंसरी मोटर होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एक मिक्स न्यूरॉन बच्चों होता है वो। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखिए कि बच्चों न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं बना दिया हूँ, तो अब यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड कर दूँ। ये जो न्यूरॉन होता है बच्चों, इसका दो टाइप्स होता है। एक होता है बच्चों सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरा बच्चों आप लोग बात करेंगे मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इस दोनों के बारे में जस्ट मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि न्यूरॉन के बच्चों कुछ मेन पार्ट्स हैं जो क्लास 10 के अकॉर्डिंग बच्चों मैं बता रहा हूँ, नहीं तो और भी बहुत सारे इसके अंदर क्या क्या होते हैं जरा देखिए। एक न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे तो बच्चों, एक तो उसमें डेंड्राइट्स होता है, ठीक है, इसके बाद सेल बॉडी होता है, जिसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं। उसके अंदर बच्चों न्यूक्लियस होता है, जाहिर सी बात है उसके अंदर बच्चों साइटोप्लाज्म रहता है, उसके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडिंग में एक जोन होता है बच्चों, और लास्ट में एक जोन एंडिंग साइनेप्टिक नोड भी हम लोग उसको बोलते हैं, लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ पार्ट्स का नाम मैं लिख दिया हूँ। ये एक रफली मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में बनाया हूँ बच्चों, एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है ये बच्चों। ये क्या है ये? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है ये। ओके, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन होता है बच्चों, देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिए आप लोग। दो पेन है, जस्ट बता रहा हूँ। यस, तो देखिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक तो मेन होता है बच्चों, ये जो पार्ट होता है, ये पूरे पार्ट को, इसको हम लोग सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं, सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, ये सब को हम लोग सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं। बीच में बच्चों जो रेड कलर का है वो न्यूक्लियस है। इसके बाद ये जो बच्चों ये इस तरह का जो बाहर निकला हुआ है, दिस वन ग्रीन कलर का, ये आपको डेंड्राइट्स बोलते हैं बच्चों। इसके बाद साइटोन से सेल बॉडी से यहाँ इधर की तरफ बच्चों पतला सा एक जो जाता है डक्ट जैसे जो गया है, इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, और लास्ट में बच्चों एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये जो बोलते हैं उसको साइनेप्टिक नोब, या बहुत जगह साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो यूं समझो कि जो वाइडर जो पार्ट हेड वाला रीजन इस कलम का, ये वाला पार्ट समझिए बच्चों डेंड्राइट्स है, और इधर पतला वाला पार्ट उसका टेल है, मतलब साइनेप्टिक नोब है।
अब मैं ये बता दूं कि न्यूरॉन किस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक इम्पल्स को या नर्व इम्पल्स को किस तरीके से कंडक्ट करता है। सपोज करो कि इधर से कोई अगर बिजली का तार आ रहा है और इधर कोई बल्ब हम लोग जलाए हुए हैं तो क्या होगा। तो इनफैक्ट बच्चों ऐसे कंडीशंस में अगर मान लिया हम लोग टच करेंगे तो उधर बल्ब जलेगा। ये टच जो करेगा ये इसमें इस कंडीशंस में न्यूरॉन किस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक इम्पल्स को साइनेप्स किस तरीके से बच्चों को कंडक्ट करता है। देखिए ये हो गया डेंड्राइट्स। सपोज करो बच्चों ये डेंड्राइट्स मेरे हाथ के यहाँ पर इस तरीके से रखो। मैं हाथ में यहाँ पे चींटी काटा, ठीक है। तो जब चींटी में काटूंगा तो जाहिर सी बात है बच्चों, अब सपोज करो कि चींटी में काट रहा हूँ और यहाँ पे डेंड्राइट्स है, तो डेंड्राइट सबसे पहले इस इम्पल्स को वो रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद याद रखिएगा डेंड्राइट से बच्चों एक्सॉन में जाता है। सबसे डेंड्राइट से जाता है सेल बॉडी में, साइटोन में। ध्यान समझो, डेंड्राइट रिसीव किया इम्पल्स को, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को या नर्व इम्पल्स कुछ भी कहेंगे, इसमें से कहाँ गया तो बच्चों वह आपके सेल बॉडी में आया, ठीक है। सेल बॉडी से बच्चों कहाँ गया तो एक्सॉन में गया। एक्सॉन से कहाँ गया तो लास्ट एक्सॉन एंडिंग जो यहाँ पे जो येलो कलर का मैं बनाया हूँ जिसको साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, तो वो सबसे लास्ट पार्ट हम लोग इसको ले लेते हैं। तो जस्ट उसी से सटा हुआ बच्चों दूसरा आपका न्यूरॉन रहता है। तो देखिए दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स और उसके पहले वाले न्यूरॉन का बच्चों एक्सॉन एंडिंग टच रहता है। तो यही जो टच करेगा ना बच्चों यही होता है क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेंड्राइट टू एक्सॉन एंडिंग हम लोग कह सकते हैं कि डेंड्राइट से सेल साइटोन में आता है, साइटोन से बच्चों कहाँ जाता है तो एक्सॉन में जाता है इसमें, और एक्सॉन से बच्चों एक्सॉन एंडिंग में जाता है, इसको हम लोग साइनस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है। रात में मान लीजिए बच्चों तुम लोग सोए हुए हो, पैर में अगर मच्छर काटता है तो पैर में मच्छर काटा तो इनफैक्ट पता आता है नींद में रहते हैं आप लोग, हाँ वही तो मारते हैं जहाँ पे मच्छर काटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे ही मच्छर अपने सकिंग ट्यूब को, मच्छर का जो डंक होता है सकिंग ट्यूब को जैसे इंसर्ट करेगा आपको पेन फील होगा, हल्का दर्द फील होगा। तो वहां से सेंसरी न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट करेगा वहां से इम्पल्स बच्चों और लेकर जाएगा आपके ब्रेन तक। फिर ब्रेन कहेगा अच्छा इस पार्टिकुलर जगह पे मच्छर काटा है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं अपने दाहिने हाथ से या फिर बायां पैर से हम लोग मार लेते हैं। अगर दाहिने पे काटा है तो बायां से, बायां पे काटा है दाहिने से, हाथ लगाने की क्या जरूरत है, पैर से भी हम लोग मार लेते हैं, ठीक है। तो देखिए याद रखना बच्चों एक बात कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आपका जो सेंसरी जो ऑर्गन होता है ना बच्चों, मोटर जो होता है वो थोड़ा सा बदलते रहता है। सपोज कर मान लो बहुत सारे खासकर मैं देखता हूँ लड़कियों लड़कियों की कंडीशन में देखता हूँ कि 4 गो बालवा जो यहाँ पे लटकाती है सब इस तरीके से, सारा बाल पे तो कंघी होता है सबका, लेकिन 4 गो 5 गो जो यहाँ पे लटकाती है सब बार बार ऐसे ऐसे करने के लिए, स्टाइल मारने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, वो सबका पर्सनल है वो। लेकिन एक बात बताओ उसके हाथ में मेहंदी लगा हुआ है तो क्या वो अपने हाथ से हटाएगी ऐसे? नहीं। देखिए इसी को हाथ में मेहंदी नहीं लगा हुआ है तो हाथ से हटा रही है, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके से हटाए, हो सकता है किसी दूसरे को बड़े थोड़ा सा उसको हटा दे। मतलब क्या हुआ, उसका हाथ इन्वॉल्व है, हाथ किसी चीज में, हाथ को टच नहीं कर सकता है, ये दिमाग बच्चों सेंस करता है। सपोज करो मैं आप लोगों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पैर पे मच्छर काटेगा तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं हाथ से मारूंगा, ये भी तो हो सकता है कि ऐसे लेकर मैं दीवार पे ऐसे मार लूंगा, मच्छर को भगाने का दीवार से मैं ऐसे भगा लूंगा, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपका बच्चों जो नर्वस सिस्टम जो होता है, आपका जो ब्रेन होता है उसको रीड करता है कि सिचुएशन क्या है और डिसीजन किस तरीके से लेना है उसको, ठीक है। तो सेंसरी मोटर होता है। तो यहाँ पे तो एक चीज ध्यान दीजिए कि सिंपल एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, हाँ अब आप लोग एक चीज कह सकते हैं कि सर किसी किताब में हम देखे थे इसका स्ट्रक्चर इस तरह का था लेकिन और दूसरे पार्ट थे, तो डेफिनेटली बच्चों होता है। यहाँ पे नोड ऑफ रैनवील्स होता है, यहाँ पे बच्चों स्वान सेल होता है, स्वान सेल्स। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है, 10th क्लास में ज्यादा ज्यादा वास्ट हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे स्वान सेल भी होता है बच्चों, यहाँ पे दिस वन, ठीक है। यहाँ पे जो गैपिंग है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवील्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नहीं बता, आप लोग सिर्फ इतना जानिए डेंड्राइट्स, साइटोन, एक्सॉन, एक्सॉन एंडिंग या उस क्या बोलते हैं वो साइनेप्टिक नोड, बस इतना ही आप लोगों को जानना है, ठीक है। ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो याद रखिएगा लोग कि मान लो बच्चों ये डेंड्राइट्स हो गया, तो सबसे पहले डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स के बाद बच्चों जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल बॉडी जो साइटोन होता है होल बॉडी उसमें आएगा, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा निसल्स ग्रेन्यूल्स के द्वारा। इसके अंदर बच्चों बहुत सारे ये निसल्स ग्रेन्यूल्स होता है, उसको हम लोग केमिकल ट्रांसमीटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यहाँ से एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से फिर उधर की तरफ जाएगा वो, ठीक है। यही चीज बच्चों का होता है, कभी कभी बेहोशी का इंजेक्शन एनेस्थेसिया जो दिया जाता है किस लिए, ये बच्चों कंडक्ट नहीं कर पाता, इसलिए आपको दर्द का एहसास वगैरह नहीं होता है, ठीक है। सुन करना या बेहोश करना जो कंडीशन हम लोग इसको लेते हैं। तो ये बातें हो गई बच्चों, समझ गए आप लोग डेंड्राइट्स और ये सब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, हम लोग दूसरे पेज पे आएंगे, इससे पहले चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान
यस, देखिए न्यूरॉन जो बच्चों होता है ना, यहाँ पे देखो, ये जो न्यूरॉन होता है एक्चुअल में, ये न्यूरॉन बच्चों दो तरीके से होता है। एक होता है बच्चों सेंसरी न्यूरॉन, क्या होता है, सेंसरी होता है, और दूसरा होता है बच्चों एक मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, पता है कहीं कहीं पे ये सेंसरी को हम लोग अफरेंट आर्टरी, सॉरी, हम लोग अफरेंट भी बोलते हैं और इसको हम लोग इफरेंट बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा काम समझ लो यहाँ पे। सिंपल, मैं क्या बताया, मच्छर का काटना, यहाँ पे मच्छर काटा और आपके ब्रेन में पता चला, एक्चुअली सेंसरी लेकर गया। तो सेंसरी के बारे में हम लोग कहते हैं कि इट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम एफेक्टेड ऑर्गेन, फ्रॉम एफेक्टेड ऑर्गेन टू ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। याद रखिएगा बच्चों, कुछ भी आपके बॉडी के अंदर का हो रहा है ना, तो याद रखना सबसे पहले वो मैसेज आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से बच्चों इस तरीके से, स्पाइनल कॉर्ड जो आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है, फिर वहां से बच्चों कहाँ जाता है, फिर हमारे ब्रेन के अंदर जाके वो टच करता है वो, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट, सब यहाँ पे लिख देते हैं कि इट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम affected organ टू सीएनएस भी कह सकते हैं, टू सीएनएस। जाहिर सी बात है, सीएनएस में ना दोनों आता है बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पे मैं चींटी काटा, तो चींटी काटा तो क्या होगा, तो इट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम अफेक्टेड ऑर्गन, मतलब यहाँ पे अफेक्टेड है, फ्रॉम अफेक्टेड ऑर्गन टू सीएनएस, सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले यहाँ से मैसेज जो गया बच्चों, पहले स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर ब्रेन में गया। हमारे सपोज करो हम लोग बॉडी के अंदर यूरिन ब्लडर में है ना, पेशाब का जो थैली होता है बच्चों, उसमें यूरिन भर गया है। तो यूरिन भर गया है तो वहां से क्या होगा, जब वो एक्सपांड करेगा, फैलता है, तो एक सेंसरी न्यूरॉन बच्चों क्या करता है, मैसेज लेकर हमारे ब्रेन को जाता है। तो सबसे पहले वहां से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर हमारे ब्रेन में मैसेज आता है कि हाँ यूरिनरी ब्लडर के अंदर पेशाब उसमें फिल्ड हो गया है, भर गया है। फिर हम लोग वॉशरूम जाते हैं, उसको यूरिन को एलिमिनेट, एक्सक्रीट करने के लिए, बाहर निकालने के, एलिमिनेट करने के लिए वो, फिर हम लोग रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों क्या है, मोटर न्यूरॉन का इसमें भी कमाल है। तो उसमें हम लोग जाएंगे तो यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर वहां पे बच्चों ओपन होता है, फिर पेशाब बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। आपका भूख का लगना या इस तरीके से डिफिकेशंस के लिए, जो स्टूल लैट्रिन का स्टूल डिफिकेशंस उसको बोलते हैं, सब में तो बच्चों हम लोग का तंत्रिका काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। तो एक तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन के बारे में, ये ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम अफेक्टेड ऑर्गन टू सीएनएस, या तो ये लिखिए, या इसको एक और तरीका से बच्चों लिख सकते हैं, वो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे और लिखकर मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता। हम लोग लिखते हैं इसमें कि इट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम affected organ टू ब्रेन, ब्रेन में जाएगा टू ब्रेन, फिर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेकर जाता है कहाँ, फाइनली ब्रेन तक ले आता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड होते हुए तो क्या जरूरत है कि स्पाइनल कॉर्ड भी लिखिए फिर ब्रेन में लिखिए, उससे अच्छा डायरेक्ट हम लोग सीरियस लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन मोटर न्यूरॉन क्या करता है, रात में नींद में सोए हुए हमारे यहाँ मच्छर काटा, ऐसे आप मानेंगे, तो ऐसे मानेंगे तो मतलब क्या हुआ, ये सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन को गया और मोटर न्यूरॉन आपके हाथ को कहा कि हाँ यहाँ पे है हमारा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इट रिले इम्पल्स, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट रिले इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन, कहां से बच्चों, फ्रॉम ब्रेन टू कंसर्न्ड ऑर्गेन। कंसर्न ऑर्गन में इसलिए लिखा हूं, मैं क्या बताया, सिचुएशन के हिसाब से बच्चों, पैर में मच्छर काट रहा है, मेरी मर्जी में चाहूँ तो हाथ पैर से, हाथ से ही मार सकता हूँ, और मेरी मर्जी चाहूँ तो मैं दीवार से ही मार सकता हूँ, दाहिना पैर से भी इस तरीके से मैं मार सकता हूँ, उसको भगा सकता हूँ, ठीक है। ये सिचुएशन, इसीलिए कंसर्न ऑर्गन में इस्तेमाल किया हूँ। दूसरा ये भी आप कह सकते हैं कि इट रिले इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू कंसर्न ऑर्गन, याद रखिएगा थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी क्या लगाना होगा, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो खैर इसका डिफरेंस, खैर मैं तो इंग्लिश में लिख दिया हूँ, लेकिन बच्चों इसका डिफरेंस आप लोग हिंदी में इसको लिख सकते हैं अपने किताबों से। तो न्यूरॉन आप लोग समझ गए, दो तरह का न्यूरॉन होता है, ठीक है, एक सेंसरी और दूसरा मोटर।
अब हम लोग आते हैं, यस दिस वन। देखिए ये जो नर्वस सिस्टम बच्चों हमारे बॉडी के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। कौन कौन? एक होता है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल। और पेरिफेरल का एक्चुअल में बच्चों होता है दो तरीका से, एक होता है एसएनएस और एएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन मैं क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे 10th अकॉर्डिंग के लिए बच्चों मैं यहाँ पे 3 टाइप्स में कर दिया, ठीक है। मैं एसएनएस को मैं छोड़ दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ बच्चों, एक तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन वही आप लोग जब सीनियर सेक्शन में जाएंगे तो उसमें बच्चों थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। तो चलिए सीएनएस के बारे में हम लोग बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। क्या है भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम? बात हो रही है सेंटर, आपके बॉडी के सेंटर के बारे में बच्चों बात हो रही है। तो क्या है इसमें थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बच्चों दो चीज आता है, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है बच्चों उसके 3 पार्ट है, वो क्लियरली आपकी किताबों में दिया हुआ है। एक होता है बच्चों फॉर ब्रेन, ठीक है, इसको हम लोग अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और एक होता है बच्चों हिंड ब्रेन जिसको हम लोग पार्श्व मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। सवाल ये है कि आपके फॉर ब्रेन के अंदर बच्चों अलग अलग पार्ट्स हैं। आपके फॉर ब्रेन के अंदर आप लोग देखेंगे तो उसमें बच्चों सेरिब्रम है, थैलमस है, हाइपोथैलेमस है, कहीं कहीं पे इस दोनों को डायंसिफ्लॉन के नाम से बच्चों लिखता है किताब में। दूसरा मिड ब्रेन हो गया, उसके कोई ज्यादा पार्ट्स नहीं है बच्चों। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट आप लोग देखेंगे, सेरिबेलम देखेंगे, पॉन्स देखेंगे और मेडुला ऑब्लोंगाटा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन थोड़ा सा मैं सबके बारे में बता दूं कि सेरिब्रम का काम क्या है, सेरिबेलम का काम क्या है, पॉन्स का काम क्या है, थैलमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस का काम क्या है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं रफली एक, चलिए इस चार्ट को पहले आप लोग याद कर लेंगे। सिंपल सीएनएस का 2 पार्ट, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में बच्चों क्या फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में 3 पार्ट बच्चों देख लीजिए, सेरिब्रम, थाइमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है ऊपर क्लास में होता है, 10th में नहीं। हिंड ब्रेन बच्चों 3 पार्ट आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स। बच्चों कहीं कहीं पे हो सकता है कि आप लोग देखेंगे इसको ब्रेन स्टेम भी लिखता है, इसको आप लोग ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे किताब ब्रेन स्टेम भी लिखा होगा, दोनों एक ही चीज होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में सेरिब्रम का काम क्या है। तो देखिए सेरिब्रम को एक बिल्कुल इन शॉर्ट में बता दें आप लोगों को, ठीक है। सेरिब्रम पता है आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सब इसको रूफ ऑफ द ब्रेन भी हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ब्रेन का छत, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है बच्चों। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि यह 2 हेमिस्फीयर में, 2 भाग में बच्चों बटा हुआ रहता है, राइट में और लेफ्ट, ठीक है। जब ब्रेन का जब आप लोग शेप देखते हैं तो ब्रेन 2 भाग में ऊपर से बच्चों बटा बटा रहता है, ठीक है। तो सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है बच्चों, रूफ ऑफ द ब्रेन के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर अगर कंट्रोलिंग सारा बच्चों प्रोसेस करता है, अगर नियंत्रण करता है तो बच्चों यही है सेरिब्रम ही, सेरिब्रम, ओके। तो क्या होता है, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सबसे ज्यादा अगर कोई डेवलप्ड जो बच्चों पार्ट है तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट बच्चों आप लोगों का सेरिब्रम होता है। सेकंड उसमें मैं बता दिया हूँ, यह बच्चों यादाश्त, आपका मेमोरी, अब देखो ना आपके बॉडी का हियरिंग सेंटर, लर्निंग सेंटर, थिंकिंग सेंटर, स्पीकिंग सेंटर, ठीक है। इसके बाद बच्चों रिलाइंग सेंटर, टेस्टिंग सेंटर, सारा सेंटर तो बच्चों इसी के अंदर है, सेरिब्रम के अंदर है। आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस पावर कितना है, मेमोरी सेंटर, यादाश्त आपका कैसा है बच्चों, टेम्पोररी मेमोरी कैसा है, परमानेंट मेमोरी आपका कैसा है, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी जो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आपके सेरिब्रम रीजन के अंदर ही बच्चों होता है, ठीक है। तो इसमें और मैं ऐड कर दिया हूँ कि यह यादाश्त हो गया, बुद्धि हो गया, स्मृति हो गया, ज्ञान, नॉलेज हो गया, एंड चिंतन बच्चों जो हम लोग जो थिंक करते हैं, थिंकिंग सेंटर हम लोग कह सकते हैं। कोई बात हम लोग डीप गहरा हम लोग सोचने लगते हैं तो सर भारी होता है, आगे आगे वाला सर भारी होता है, दर्द भी कहने लगता है, ठीक है। थिंकिंग सेंटर सब बच्चों सेरिब्रम के अंदर ही होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों थैलेमस रीजन का। थैलेमस क्या करता है बच्चों, सिंपल। थैलेमस बच्चों क्या, आप किसी भी चीज को टच करते हैं, ठंडा है, गर्म है, कैसा है, दर्द का एहसास होना, तो कह रहा है कि यह दर्द हो गया, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का बच्चों काम करता है। कौन सा, यही फॉरब्रेन का बच्चों पार्ट है, फॉरब्रेन का जो थैलेमस रीजन होता है बच्चों वो। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो हाइपोथैलेमस जल का उपापचय जो मेटाबॉलिज्म होता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना हमारे बॉडी के अंदर। रक्त दाब हो गया बच्चों, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हो गया। पसीना बहाना हमारे बॉडी से जो स्वेटिंग हो रहा होता है बच्चों, यही कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। गुस्सा आना, किसी कोई कुछ बोल दिया अगर तो उस पर जो गुस्सा आएगा बच्चों, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसके बाद खुशी का इजहार करना, ठीक है, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई अच्छा चीज आपकी जिंदगी में अगर आपके लाइफ में हो रहा है, खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये भी बच्चों हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज हो गया बच्चों, ठीक है। हाँ लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ बच्चों कि यही चीज तीनों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग वही, अगर बहुत डिटेल्स आप लोगों को जानना है तो मैं बता दे रहा हूँ। क्लास 11th क्लास का
जो 11th क्लास के बायोलॉजी का जो 5वां यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का बच्चों जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल्स बच्चों दिया हुआ है, उसमें ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, इससे ज़्यादा। तो जिस बच्चा को अगर टेंथ स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा जानने की अगर जरूरत हो तो आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। 11th क्लास किताब में स्पेशल चैप्टर दिया हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया फोर ब्रेन के बारे में। थोड़ा सा बच्चों हम लोग देख लेते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन के बारे में सिंपल कहता है बच्चों, मध्य मस्तिष्क के बारे में, यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड से बच्चों जोड़ने का काम करता है। हमारे ब्रेन का जो जाहिर सी बात है फॉरब्रेन जो है ना, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है, वो सबको हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मेरुरज्जु से बच्चों जोड़ने का जो काम करता है बच्चों, कनेक्टिंग का जो काम करता है, वो मिड ब्रेन का बच्चों काम होता है, ठीक है। तो वो चीज मैं एक यहाँ पे आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। तीसरा आता है बच्चों हिंड ब्रेन, जो पश्च मस्तिष्क के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका काम क्या है भाई? पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। तो कहता है इसमें बच्चों 3 पार्ट होता है, एक तो सेरिबेलम होता है, पॉन्स होता है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा या ब्रेन स्टेम होता है। तो चलिए, सेरिबेलम का काम क्या होता है बच्चों, ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कहेंगे इसका मुख्य कार्य होता है ना शरीर का संतुलन बनाना होता है। शरीर का जो संतुलन बनाना, जो बैलेंस बनाना हम लोग कह सकते हैं। तो आपके बॉडी को जो बैलेंस बनाने का जो काम करता है, किसका काम होता है बच्चों? तो वो सेरिबेलम का काम होता है वो, ठीक है, संतुलन बनाए रखता है वो। हम लोग बात करेंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में बच्चों। मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है बच्चों। कैसा होता है ये? सबसे पीछे का भाग होता है। इनफैक्ट इसका मुख्य कार्य बच्चों ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र को कंट्रोल करना, आपका हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये सारा चीज बच्चों मेडुला ऑब्लोंगाटा का आप लोगों ने देखा होगा। इसीलिए किसी के ब्रेन में अगर जोर से चोट लग जाता है पीछे, तो ब्रेन हमें जाए, इंसान खत्म, एक्सीडेंट वगैरह में मर ही जाता है वो। तो ये बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन होता है बच्चों पीछे, इसलिए अक्सर ध्यान देना चाहिए कि छोटे बच्चों को कभी भी उसको सर के पीछे जोर से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि पता है इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से बच्चों क्लॉट कर जाता है अंदर। तो इसीलिए बच्चों इस सब चीज से बचना चाहिए छोटे बच्चों को। या कभी भी अगर पीछे के बार कोई अगर गिरता है, तो अगर मान लीजिए उसमें वहां पे वोमिटिंग सेंटर भी बच्चों होता है, ठीक है, तो अक्सर पीछे चोट लगने से बचना चाहिए। तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में हो गया। तीसरा लोग बात करेंगे पॉन्स के बारे में, थोड़ा सा बच्चों श्वसन तंत्र को कंट्रोल करने करता है। लेकिन फिर मैं आपसे लोगों से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों का 10th का स्टैंडर्ड है बच्चों, लेकिन ये सब चीज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 लाइन और ऐड हो जाएगा सब में। लेकिन स्टैंडर्ड बढ़ेगा तब जब आप लोग 11th का पढ़ेंगे या उससे ऊपर की क्लास आप लोग पढ़ेंगे, तब इसका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ये 10th है, आप लोगों को ज्यादा जानना नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बता भी नहीं रहा हूँ। आप लोगों को जितना जानना है उतना मैं आप लोगों को बोर्ड में लिख दिया हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इससे पकड़ा जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए, तो क्या देखिए आप लोग, एक तो आप लोग सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा किस पे, हाँ यहाँ पे, ये एक तो आप लोग ये देख लीजिए 2 तरीके का सिस्टम होता है। दूसरी बात करेंगे बच्चों न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जरूर आप लोग देख लीजिएगा कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में डेंड्राइट्स हो गया, एक्सॉन हो गया, एक्सॉन एंडिंग हो गया, साइटोन हो गया, साइनेप्स हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद आप लोग देखेंगे न्यूरॉन का 2 टाइप्स होता है बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। फिर मिक्स न्यूरॉन के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों किस तरीके से बच्चों क्या बोलते हैं कनेक्ट करने के काम करता है वो। तो न्यूरॉन का 2 चीज आप लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ में बताई दिया आप लोग किस तरीके से कंडक्ट करता है वो, 2 कलम के माध्यम से मैं बताया हूँ। इसके बाद यहाँ पे नर्वस सिस्टम बच्चों 3 तरीके से होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें भी बच्चों आप लोग 2 देखेंगे, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है बच्चों पैरासिम्पैथेटिक। एक बात बताइए, अगर आपके बॉडी के अंदर कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया, हार्ट का बीटिंग बढ़ गया, सपोज करो आप बैठे हुए हैं आराम से, घर में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और नॉर्मल कंडीशन में आपका हार्ट का बीटिंग हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तब तो आपका ब्रेन देखेगा ना, आपका जो सेंसरी ऑर्गन है, आईज है, नोज है, ईयर है, आईज, इसके बाद टोंग है, स्किन है, तो सेंस तो करेगा ना कि हाँ अर्थक्वेक आ गया। तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन का सिक्रेशन होना, आपकी किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड्स होता है उसमें से, तो वो खैर उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना, आपके हार्ट बीट को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी का डिमांड ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन का डिमांड को भी बढ़ाना होगा। ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए बच्चों हार्ट का बीटिंग बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा वो एएनएस, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम है जो आपके कंट्रोल करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद ब्रेन कंट्रोल कर लेगा। इसीलिए उसको हम लोग एएनएस बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कब आपके हार्ट का बीटिंग को बढ़ना है, कब घटना है, वो खुद कंट्रोल कर लेगा वो, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से उसको बोलते हैं 2 तरह का, एक करता है जो स्टिमुलेट कर देता है,
उस प्रोसेस को बच्चों बढ़ा देता है, और एक जो होता है बच्चों उसको फिर घटा भी देता है, नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है, तो बस यही चीज है बच्चों। और पीएनएस में बता दिया था ऑफरेंट इफरेंट के बारे में, जो सेंसरी और मोटर। पेरिफेरी का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब इसी के अंदर बच्चों हम लोग सेंसरी और मोटर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, या इसी में हम लोग मेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बस यही है आप लोगों का, बाकी आगे का आप देख लीजिएगा आप लोग, ये जो चारों पार्ट है। लेकिन अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये इस जो मैं लिखवा दिया इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बच्चों बात करेंगे इसके बारे में, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं बच्चों। प्यूटिटरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो फॉरब्रेन का ही पार्ट होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पाराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों जो किडनी के ऊपर होता है, दो इच किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेनक्रियास के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेस्टिस के बारे में, और हम लोग बात करेंगे ओवरी के बारे में। होता तो और भी है आपकी बॉडी के अंदर। लास्ट में जब मैं लेक्चर दूंगा तो मैं बता दूंगा कि आपके हार्ट से ही बच्चों हार्मोन्स निकलता है, आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें से भी हार्मोन्स निकलता है, आपके किडनी के अंदर से बच्चों हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा सबके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों अलग अलग, एसीटीएच का काम क्या है, एफएसएच का काम क्या है, एलएच का काम क्या है, जीएच का काम क्या है। ठीक है, इसके बाद टीएसएच वहां से भी निकलता है, टीएसएच का काम क्या है। फिर हम लोग हाइपोथैलेमस से कौन सा जीएनआरएच का बच्चों काम क्या होता है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन का काम क्या होता है, पैराथायरॉयड एड्रिनल है बच्चों, पेनक्रियास से इंसुलिन ग्लूकागोन बड़ा फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन बच्चों मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओवरी से जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह, मतलब जो भी है ग्लैंड से, और ग्लैंड से निकलने वाला मैं एक टेबल बनाऊंगा बच्चों। ठीक है, एक मैं टेबल बना दूंगा, कैसे, एक उस टेबल में एक यूनिक रहेगा बच्चों, क्या, एक तरफ हम लोग लिखेंगे ग्लैंड्स का नाम, उसके बगल में निकलने वाले हार्मोन्स का नाम, और उसके बगल में एक और हम लोग बना लेंगे बॉक्स, वो उसके फंक्शन, मतलब ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रहा। तो आज आप लोगों का टॉपिक सिर्फ नर्वस सिस्टम। ओके, अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कुछ ज्यादा नॉलेज की जरूरत हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोगों को जवाब मिल जाएगा आप लोग। ठीक है, और मैं फिर बता दे रहा हूँ, जो बच्चा बहुत डीपली अगर जानना चाहता है तो फिर 11th क्लास का इस किताब का स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप लोगों का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 5वां नंबर यूनिट का सेकंड लास्ट नंबर चैप्टर। ठीक है, इसके लिए आज के लिए इतना ही रहा। ओके, ऑल द बेस्ट।